हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा गोयल सदैव। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री एरा में। आज हम मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करेंगे हमेशा की तरह। कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट परफेक्ट टाइम। कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और जो भी हमें चाहिए वो एक सही समय पे हमें ज़रूर मिलता है। तो वट एवर यू डू इन योर लाइफ, गिव योर 100%। हमें वर्क हार्ड करता रहना चाहिए, अपने 100% देना चाहिए, ताकि हमें हर चीज़ एक अच्छे समय पर, एक सही समय पर वो मिल जाती है। तो आज शुरू करते हैं। हमारे जो टॉपिक है आज का वो संगम एज है। इससे पहले मैंने पोस्ट गुप्ता एम्पायर की वीडियोस बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी वीडियो। सो शुरू करते हैं। आज हम इसके संगम एज को थोड़ा ब्रीफली भी जानेंगे और इसके एमसीक्यूज़ करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर्स में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चंस, चाहे वो एसएससी हो या फिर अदर एग्ज़ाम्स, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं, जानते हैं संगम पीरियड के बारे में। और हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादातर लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसको जान सकें, पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं संगम एज के बारे में। संगम एज जो था ये अराउंड 300 यानी 300 BC टू 300 AD में टाइम हुआ था, यानी 3 सेंचुरी BC टू 3 सेंचुरी AD साउथ में। यहीं क्या हुआ था, साउथ की जो हिस्ट्री है, यानी साउथ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें संगम एज में ही पता चलता है। क्योंकि इसी में जो तमिल लिटरेचर जो थी वो डेवलप हुई थी, लिखी गई थी। और संगम का जो मतलब है, संगम का मतलब होता है यूनियन, यानी मिलन। इसी में जो तमिल से जो राइटर्स थे, यानी जो तमिल फिलोसोफर या राइटर्स थे, उनका मिलन हुआ था, उन्होंने मिलकर तमिल लिटरेचर को लिखा था। तो ये जो पीरियड था बहुत इम्पॉर्टेंट था तमिल जो लिटरेचर के लिए, यानी तमिल साउथ के लिए। तो बहुत ही The laying on to the south of river कृष्णा एंड तुंगभद्रा इज़ नोन एज संगम पीरियड। और ये कहाँ पर हुआ था, ये कृष्णा जो रिवर और तुंगभद्रा रिवर है उसमें हुआ था, उसके पास हुआ था। इट हैज़ बीन नेम आफ्टर द संगम अकेडमी held during the period that flourished under the royal patronage of Pandya's king of Madurai। ये जो संगम जो लिटरेचर लिखी गई थी, यानी जो तमिल लिटरेचर लिखी गई थी, ये पांड्या जो थे राजा, उनके उसमें लिखी गई थी। और क्या कहते हैं उसे, हम रॉयल असेंबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल असेंबली, जिसमें कि जितने भी तमिल महाकवि थे या कवियाँ थे, उन्होंने मिलकर, यानी एक यूनियन बनाकर उसमें उन्होंने तमिल लिटरेचर को लिखा था। अकॉर्डिंग टू द तमिल लेजेंड्स देयर वर 3 संगम। उनके उससे देखा जाए तो 3 संगम हुए थे। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कापडापुरम में और तीसरा हुआ था मदुरई में। यानी 3 ये हुए थे संगम्स। जो फर्स्ट संगम हुआ था, ही इज़ बिलीव टू बी हेल्ड ऑन मदुरई, अटेंड बाय गॉड्स एंड लेज थंडरी सेज, नॉट लिटरेरी वर्क ऑफ संगम इज़ अवेलेबल। ये जो था संगम एज, जो फर्स्ट संगम एज था, ये मदुरई में हुआ था। और इसमें जो सेज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो थे। तो इसके बारे में जो सेकंड संगम जो था, ये कापड़पुरम में हुआ था। और इसमें तोलकापियर है, उन्होंने उसको लिखा था, तोलकापियम सर्वाइव ऑफ दिस। और इसी में सेकंड संगम में हमें पहले जो संगम हुई थी उसके बारे में भी बताया जाता है। द थर्ड संगम वॉज हेल्ड ऑन मदुरई। और जो तीसरा हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था। और इसमें भी जितने भी तमिल लिटरेरी वर्क्स थे वो सर्वाइव हुए थे और यूजफुल सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड। तो 3 संगम हुए थे, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम एंड थर्ड संगम। और ये कहाँ कहाँ हुए थे? पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कापडापुरम में और तीसरा हुआ था मदुरई में। ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं जो संगम्स हुए थे। और ये तोलकापियम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तोलकापियम। चलिए जानते हैं
टोल्कापियम जो थे, ये इसके जो ऑथर थे वो टोल्कापियर थे। ये बहुत फेमस है। टोल्कापियम जो है वो टोल्कापियर ने लिखी है। इसमें जितना भी तमिल लिटरेरी वर्क था उसको कंसिडर किया गया था, और इसी में जो तमिल ग्रामर थी यानी, बट इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइड द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। एक्चुअली क्या था, संगम एज में जो तमिल ग्रामर, पोयम और एपिक उसका वर्णन किया, उसको लिखा गया था। और जो उनके जो कवि थे यानी सेज थे और कवि थे, राइटर्स थे, उन्होंने तमिल लिटरेचर को लिखने के लिए इनका प्रयोग किया था, यानी तमिल ग्रामर को यूज़ किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। इटू टोगाई जो है वो 8 एंथोलॉजीज़ हैं। इसमें 8 वर्क लिखे गए हैं, 8 बुक हैं। कौन कौन सी हैं? एनिगुरु नोरू, निरनाई, अग्नरू, पुरनारू, कुरुनोटोगाई, कालीटोगाई, पारीपाडल एंड पदिरुपट्टू। ये 8 जो बुक हैं, ये 8 एंथोलॉजीज़ हैं, इसके बारे में बताया है। अब हम जानते हैं पट्टू पट्टू पे। इसमें 10 एडलीज हैं, यानी 10 कंसिस्ट वर्क है, 10 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? तिरुमुरु गुरु पाडाई, पुरुनुरु पडाई, सिरुपनारू पडाई, परम्परानु पडाई, मुलाई पट्टू, नादुल वदाई, मधुर कांजी, कोनपट्टू, पाटिनलपलाई एंड मलाई पाडुकम। ये जो है 8 बुक्स हैं पाटू पाटू की, जो लिखी गई थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पाथिननकली कानाकू, पाथिननकली कानाकू, ये 18 वर्क्स लिखे गए हैं। इसमें कंटेन 18 वर्क्स अबाउट एथिक्स एंड मॉरल्स। इसमें जो है नैतिकता और जो आचार संहिता उसके बारे में बताया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज वर्क इज़ तिरुकुल्लर, अथर्ड बाय तिरुवल्लर जो है उन्होंने ये लिखा था। इसके ऑथर थे किसके? तिरुकुल्लर के जो ऑथर्स थे वो तिरुवल्लर थे। द तमिल ग्रेट पोएट्स एंड फिलोसोफर, वो तमिल के बहुत ही ग्रेट कवि थे और फिलोसोफर थे। एक्चुअली क्या था, संगम में तो था ही कवियों का मिलन, और उन्होंने ही मिलकर एक क्या कहते हैं तमिल लिटरेचर को लिखा था, जिससे हमें तमिल लिटरेचर के बारे में पता चलता है, तमिल्स के बारे में पता चलता है। तो संगम एज में ही जो है तमिल लिटरेचर लिखी गई थी, जिसकी हिस्ट्री बुकों में लिखी गई है, जिसके बारे में हम बुक्स में पढ़ सकते हैं। और संगम एज में ही जो थे वो इट डिस्क्राइब द 3 रिवाइवल किंगडम्स। साउथ के 3 रिवाइवल किंगडम्स के बारे में भी हमें बताया गया है। कौन कौन से किंगडम्स थे? चेरास, चोलास एंड पांड्यास। ये 3 रिवाइवल जो थे किंगडम्स थे, उनके बारे में भी संगम एज में ही बताया गया। तो आगे चलते हैं हम। द 2 एपिक, अच्छा एक और 2 जो इटू टोगाई और ये पट्टू पट्टू थे, ये डिवाइडेड थे 2 पार्ट्स में, जिसमें एक था अहम। कौन कौन सा था? एक था अहम, जिसका मतलब होता है लव, और एक था पुहर, जिसका मतलब होता है वॉर। तो ये लव पे भी बहुत सी पोएम्स लिखे गए थे, और पुहर यानी वॉर पे भी लिखे गए थे। एक्चुअली क्या था, साउथ में ये होता था कि जो वॉर में यानी कोई युद्ध में जो मरता था उसको मानते थे कि उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, यानी वो स्वर्ग में जाएगा। और उसकी क्या की जाती थी? उसकी स्टोन मेमोरियल बना दी जाती थी, यानी स्टोन से उसकी मूर्ति बना दी जाती थी, कि मतलब वो मानते थे कि अगर ये युद्ध में मरा है तो इसे स्वर्ग प्राप्त होगा। और वहीं अगर वो लव में होता था तो वो कहते थे कि मतलब इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो क्या होता था कि उनमें जो उनका मानना था, उनको ये चीज़ थी कि कोई जो युद्ध में मरता है तो वो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो जो इटू टोगाई और पाटू था वो डिवाइडेड थे 2 पार्ट्स में, जिसमें एक था अहम यानी लव के ऊपर लिखा गया था, और दूसरा था पुहर यानी
वॉर के ऊपर लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था और अहम का क्या था और पुहर का क्या मतलब होता है। आइए चलते हैं। द टू एपिक्स शिलापथिकरम एज रिटन बाय एलंगू अडिगल और जो मानी मगलाई बास सितलाई संतर, ये दो एपिक्स भी लिखे गए थे किसने लिखा था। पथिकरम जो लिखा गया था वो एंग्लो एडिगल ने लिखा था और मनी मेगलाई जो लिखी वो सिताली संता ने लिखी थी। दे प्रोवाइड द वैल्यूएड डिटेल अबाउट द संगम सोसाइटी, उन्होंने संगम सोसाइटी और उसकी जो पॉलिटी थे, उसकी जो राजनीति थी उसके बारे में दर्शाया है, उसके बारे में बताया है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पे। द ग्रेट ऑथर्स लाइक मैग्नेटीज, सतारबू, पलनी, पटोलमी मेंशन द अबाउट द कमर्शियल ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द साउथ इंडिया। अब जो ऑथर थे, ग्रीक ऑथर्स थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैग्नेटीज थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि उसके जो कमर्शियल ट्रेड था वेस्ट और साउथ इंडिया के बारे में, उनके बारे में बताया। और देखिए जो अशोक इंस्क्रिप्शन है, यानी जो अशोक की जो शिलालेख है, उसमें हमें ये साउथ के जो रिवाइवल किंगडम्स थे या मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे साउथ के, उनके बारे में दर्शाया गया, उनके बारे में बताया गया। किसमें? अशोक इंस्क्रिप्शन में, यानी अशोक के शिलालेख में हमें 3 किंगडम्स के बारे में बताया गया है, चेरास, चोलाज एंड पांड्याज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे साउथ के जो किंगडम्स थे। इन्होंने जो है टू द रूलर्स टू द साउथ ऑफ मौर्यंस। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ कारावेला ऑफ कलिंगा ऑल्सो द मेंशन ऑफ तमिल किंगडम्स। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, उस पर भी जो कारावेला ऑफ कलिंगा ऑल्सो मेंशन द तमिल किंगडम्स के बारे में बताया गया। ये तमिल किंगडम्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो टाइम पीरियड था 300 BC टू 300 AD, 300 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और 300 AD मतलब आफ्टर द जो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो टाइम था। तो ये जो टाइम था संगम पीरियड का, ये तमिल्स के लिए, साउथ इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि इसी में जो सारी लिटरेचर लिखी गई थी, उसी में सारा उसका इतिहास लिखा गया था साउथ का, कि साउथ किंगडम्स कैसे थे और साउथ किंगडम्स की जो लिटरेचर थी, उनके जो कवि थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था संगम पीरियड। अब आते हैं इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड्स। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी संगम पीरियड की? साउथ इंडियन ड्यूरिंग द संगम एज वॉज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टी। जो साउथ इंडियन का जो टाइम था, संगम एज जो था, ये डिवाइडेड था 3 डायनेस्टी में। मैंने आपको बताया है कि 3 रिवाइवल किंगडम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, चेरास, चोलाज एंड पांड्याज। ये तीनों किंगडम जो डायनेस्टीज थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी संगम एज में, संगम पीरियड में। तो अब जानते हैं हम इन क्या कहते हैं डायनेस्टीज़ के बारे में, इनके रूलर्स के बारे में, इनके नेटिव्स के बारे में। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चेरास के बारे में। चेरास कौन थे? यानी चेरा जो कंट्रोल द सेंट्रल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला। आइए जानते हैं चेरास के बारे में। चेरास कौन थे? चेरास कंट्रोल द सेंट्रल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला एंड कोंगू रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। कि चेरास की जो कैपिटल थी वो थी वंजी। उनका जो कैपिटल था वो वंजी था। पोर्ट ऑफ वेस्ट कोट और मुसिरन तोडी वो अंडर द कंट्रोल। एक्चुअली चेरास का जो कैपिटल था वो वंजी था, वंजी। और इनके जो क्या कहते हैं रूलर थे, उनका क्या नाम था? संगुत्तुवन थे। इनके जो रूलर थे वो क्या नाम था उनका? संगुत्तुवन। और हाँ, इनका जो एम्बलम था, एम्बलम क्या था इनका एम्बलम था बो इनका एम्बलम था। तो इसके अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मोस्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में कि चेरास की जो कैपिटल कौन थी, चेरास का रूलर कौन था और चेरास का एम्बलम कौन था। तो चेरास का जो एम्बलम था वो बो था, कैपिटल वंजी था और उनका जो रूलर था संगुत्तुवन था। The Pulugar inscription of 1st century AD has referenced the 3 generation of Cheras ruler. जो पुगलर इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख है उसमें जो 1st century AD यानी 1st century AD में जो 3 जनरेशन ऑफ चेरास के बारे में
बताया गया है, रेफरेंस दिया गया है। द चेराज ओन्ड इज इम्पॉर्टेंट ट्रेड विद द रोमन्स। चेराज का जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड था वो रोमन्स के साथ था। इनका क्या था, इनका जो काम था वो दे वर बुल्ट टेम्पल्स ऑफ अगस्तिन ट्रीज। अगस्तिन्स की जो टेम्पल्स थे उनका काम था कि टेम्पल्स को बुल्ट करना, इन टेम्पल्स को बनवाना। द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ चेराज वॉज संगुत्तुवन एंड उनको क्या बोला जाता था, रेड चेरा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेड चेरा एंड गुड चेरा, हु बिलोंग्स टू सेकेंड सेंचुरी एडी। वो किस से बिलोंग करते थे, सेकेंड सेंचुरी एडी से। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट से जो अगर क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, और बने भी हैं, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन कि चेराज की कैपिटल कौन सी है, तो वंजी कैपिटल है। उनका जो एम्बलम है वो बो और एरो है, और जो इनके ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, वो संगुत्तुवन थे, जिन्हें हम रेड चेरा भी बोलते हैं, गुड चेरा भी बोलते हैं। अब जानते हैं हम चोलास के बारे में। चोलास जो थे वो सेकंड इम्पॉर्टेंट किंगडम था साउथ का। चोलास सबसे पहले हम चोलास की कैपिटल जानते हैं। चोलास की कैपिटल जो थी वो उरियर था। उरियर उनकी कैपिटल थी। उरियर उनकी कैपिटल थी। उनका जो रूलर था उनका नाम था करिकला। और उनका एम्बलम जो था वो था टाइगर। अब जानते हैं इसके बारे में। द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ डायनेस्टी वॉज राजाराज वन। इट डिफीटेड महीवन एंड श्रीलंका मेड दीज प्रोविनेंस। अगर उनके बाद कारिकला के बाद उनके जो रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर भी माना गया है वो राजाराज फर्स्ट माने गए हैं, और उन्होंने महिम फिफ्थ को हराया था जो श्रीलंका के थे, एंड मेड अ न्यू प्रोविजन्स। ही ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर विद द तंजौर टू गंगई कोंड चोलापुरम। उन्होंने चोला की जो कैपिटल थी उरैयर, जो पहली कैपिटल उरैयर थी, उसको फिर बाद में तंजौर में कर दिया था, गंगई, और उनको क्या बोला गया था, कोंडा चोलापुरम। देयर कैपिटल वॉज उरैयर नियर द तिरुचिरापल्ली टाउन। तिरुचिरापल्ली टाउन के पास एक उरैयर कैपिटल था उनका चोलास का। एंड पुरहर वो कावेरीपट्टिनम वॉज एन अल्टरनेटिव रॉयल रेसिडेंस एंड द चीफ पोर्ट टाउन। हाँ, उसमें क्या था, चोलास में ना फेमस पोर्ट था। उनका जो फेमस पोर्ट था वो कौन सा था, कावेरीपट्टिनम उनका फेमस पोर्ट था। और क्या कहते हैं, इस जो चोलास की जो ट्रेड थी, चोलास की जो ट्रेड थी वो थी कॉटन। वो कॉटन में ट्रेड करते थे, कॉटन की वो खेती करते थे, कॉटन में ट्रेड करते थे, तो उनका फेमस कॉटन ट्रेड था। उनका टाइगर जो था एम्बलम था। उनके जो राजा जो थे, रूलर जो थे वो कारिकला थे, और जो ग्रेटेस्ट रूलर भी माने गए हैं वो राजाराज फर्स्ट थे। तो चोलास ऑल्सो मेन एफिशिएंसी नेवी। उनकी एफिशिएंट नेवी भी थी उनकी, क्योंकि वो उनका क्या था, ट्रेडिंग का काम था। तो वो कॉटन को क्या है इंपोर्ट करते थे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो जो नेवी थी उनकी बहुत ही इफिशिएंट नेवी थी। एंड किंग करिकला वॉज अ फेमस किंग ऑफ संगम चोलास। और जो किंग करिकला थे वो फेमस चोला किंग थे। एंड पतिनपलाई पोर्ट्रे हिज लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। पटिनपलाई जिन्हें उन्होंने उसकी लाइफ को पोर्ट्रे भी किया है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। एंड राजाधिराज वॉज डिफीटेड द चालुक्य आर्मी। और राजाधिराज फर्स्ट ने चालुक्य आर्मी को हराया था बैटल ऑफ पंडूर में, एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विजयराजेंद्र। राजाधिराज टुक अ ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ द गेट कीपर ऑफ कलायनी एज साइन ऑफ हिज सक्सेस। राधाजी राज ने एक ब्यूटीफुल स्टैचू भी बनाया है ऑफ द गेट कीपर ऑफ कल्याणी एज अ साइन ऑफ दिस सक्सेस। राजेंद्र सेकंड होल्ड द टाइटल ऑफ पिराकेशरी। एंड द लास्ट रूलर ऑफ चोलवा जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, राजेंद्र वॉज द थर्ड। चोलवा राजेंद्र जो थे वो तीसरे रूलर थे, और लास्ट रूलर थे चोला वंश के, यानी चोला डायनेस्टी के। आइए चलते हैं पांड्यास के बारे में जानते हैं, पांड्यास किंगडम के बारे में। पांड्या किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस किंगडम था पांड्या का जो था उनका, क्योंकि इन्होंने इन पांड्यास के थ्रू ही जो तमिल लिटरेचर में इनका जो रॉयल पैट्रोनॉइज था वो पांड्यास का ही था। तो द कैपिटल ऑफ पांड्यास किंगडम वॉज मदुरई, उनकी कैपिटल थी। एम्बलम उनका क्या था,
मदुरई थी, जो तमिलनाडु के, एक्चुअली क्या था, तमिलनाडु उनका कैपिटल था, तमिलनाडु की मदुरई में उनका जो किंग कैपिटल थी वो मदुरई थी। और पांड्यन किंग्स वाज वेरी वेल्दी एंड फॉस्फरस, बहुत ही अमीर थे, बहुत ही यानी वेल्दी और फॉस्फरस थे, क्योंकि उनका जो किंगडम था बहुत ही वेल नोन भी कह सकते हैं, या फिर वेल्दी भी, यानी मतलब बहुत अच्छा किंगडम माना गया है उनका। द कोराकई वॉज देयर मेन पोर्ट, कोराकई जो था उनका मेन पोर्ट था। एक्चुअली क्या था, पांड्यास के बारे में ना मैग्नेतीज ने, जो मैगस्थनीज है, उन्होंने भी अपनी इंडिका में लिखा था कि जो पांड्या का जो ट्रेड था, पांड्या किस में ट्रेड करते थे, पांड्यास पर्ल में ट्रेड करते थे, उनका पर्ल बहुत फेमस था। तो मैगस्थनीज ने भी अपनी बुक इंडिका में ये इसके बारे में लिखा है कि जो पांड्या, तमिलनाडु के जो पांड्यास थे, उनको पर्ल में जो ट्रेड करते थे, तो पर्ल जो था वो उनका फेमस था। तो और उनकी जो कैपिटल, तो एम्बलम थी वो क्या थी, फिश उनकी एम्बलम है, एंड कैपिटल उनकी मदुरई है, ठीक है। देयर पैट्रोनाइज तमिल संगम्स वॉज फैसिलिटेड इन कम्प्लीशन ऑफ द संगम पोएम्स। और पांड्यास में एक और इम्पॉर्टेंट है कि पांड्यास के जो थे, पांड्यास के बारे में जो क्या कहते हैं बताया गया है, अब मैंने बताया कि मैगस्थनीज में बताया, और भी जो फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि जो पांड्यास थे वो पर्ल में ट्रेड करते थे, पर्ल बहुत उनका वो था फेमस। रूलर कैप्टन द रूलर आर्मी ट्रेड इन फॉस्फरस द पर्ल वॉज फेमस। सती कास्ट आइडल वर्शिप वॉज कॉमन, वहाँ पर उस पीरियड में, उस एरा में सती, कास्टिज्म, आइडल वर्शिप बहुत ही कॉमन थी। और विडो वर ट्रीटेड बैडली, और विडो को क्या होता था, बहुत ही बुरीली, क्रूअरली, क्या कहते हैं, ब्रूटली, बहुत ही उसको तंग किया जाता था, ट्रीटेड किया जाता, बैडली ट्रीट किया जाता था। और मतलब सती प्रथा की जाती थी कि मतलब अगर हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को सती कर देते थे। तो इसी एरा में जो था ये बहुत हो रहा था, कास्टिज्म, सती, और क्या कहते हैं, विडो ब्रूटली। तो ये सब चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसी एरा में। द ट्रेड प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, और इन्होंने भी रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया था, रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड था। आइए चलते हैं संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, संगम की पॉलिटी, राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिडिटी मोनार्ची वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ईच ऑफ द डायनेस्टी ऑफ संगम एज held a royal emblem, टाइगर ऑफ चोलाज, क्रैब फिश ऑफ पांड्याज एंड बोज ऑफ चेराज। इनके जितने भी एम्बलम्स थे, तीनों किंगडम के, तीनों डायनेस्टी के जो एम्बलम्स थे, चोलास का टाइगर था, पांड्यास की फिश थी, और चेराज का बो था। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द वाइड बॉडी ऑफ ऑफिशियल हु वॉज कैटेगराइज इंटू 5 काउंसिल्स। इनको 5 काउंसिल्स में कैटेगराइज किया गया था। दे वर मिनिस्टर्स, अमायचार, प्रिस्ट, अंथार, इनवॉइस, थूथार, मिलिट्री कमांडर, सेनापति, एंड द ओरार, स्पीज ओरार। The military administration was efficiently organized. The regular army was associated with each. तो ये जो थे, ये 5 कौंसल्स थे जिनको बताया गया था। जो मिनिस्टर्स थे उनको क्या क्या उनके पार्ट थे, उनको क्या क्या बोला जाता था। तो ये जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एक रेगुलर आर्मी थी जिसको एसोसिएट करते थे विथ ईच। अब जानते हैं संगम सोसाइटी के बारे में। संगम सोसाइटी क्या थी, यानी संगम समाज क्या था। टोलकापियम रेफर द 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड। टोलकापियम में 5 फोल्ड डिवीजन के बारे में, लैंड के बारे में बताया गया है। कुरिंजी यानी हिली ट्रैक्स, मुलई पास्ट्रोल, मरुदम एग्रीकल्चर होता था, नाइडाल कोस्टल रीजन्स होते थे, एंड पलाई डेजर्ट होता था। टोलकापियम ऑल्सो रेफर द 4 कास्ट, नेमली अरासर यानी रूलिंग क्लास होती थी, अंथार वनीगर कैरिड ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ट्रेड और कॉमर्स में इनका काम होता था। विलालर ये एग्रीकल्चरिस्ट थे यानी खेती बाड़ी करते थे। एशियन प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक टोडाज, इरूलाज, नागाज एंड वेदराज लिव्ड इन द दिस पीरियड। और ये जो ट्राइब्स थे, टोडाज, इरूलाज, नागाज एंड वेदराज, ये
जो ट्राइब्स थे ये इसी पीरियड में रहा थे, इसी पीरियड के थे। तो संगम सोसाइटी भी अगर देखी जाए तो संगम सोसाइटी भी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तोलकाप्पियम ने इसके बारे में बताया भी गया है कि उनको क्या क्या नाम दिए गए थे। हिली ट्रैक्स को क्या बोलते थे, पेस्ट्रॉल्स को क्या बोलते थे, एग्रीकल्चर्स को क्या बोलते थे, कोस्टल रीजन्स को क्या बोलते थे और डेजर्ट्स को क्या बोलते थे। तो सारा जो संगम सोसाइटी के जो तमिल लिटरेचर ओवरऑल देखा जाए तो तमिल लिटरेचर के बारे में जितना भी बताया गया है वो इसी में ही बताया गया है, जिससे हमें साउथ की जो हिस्ट्री है वो जानने को मिलती है। यानी जो तमिलनाडु की, केरल की और ये इनकी जो हिस्ट्री थी वो हमें जानने को मिलती है। इनके जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे, इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, इनके नेटिव्स के बारे में सारा जो सब कुछ जो निचोड़ था वो इस संगम एज में हमें पता चल जाता है कि तमिल जो राइटर्स फिलोसोफर्स ने कैसे लिखा था, लिटरेचर को किस टाइम में लिखा था, इनके जो किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे, उन किंगडम्स के जो रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, और ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होती गई वो सब चीज़ें क्या है इस किंगडम में स्टेप बाय स्टेप बताई गई है कि उनको क्या क्या नाम दिए, कितनी बुक्स लिखी गई थी, कितने एथिक्स और मोरल चीज़ें लिखी गई थी, यानी उनकी नैतिकता के ऊपर क्या था, उनकी आचार संहिता क्या थी, उनकी मतलब सारी चीज़ लिखा गया है, ओवरऑल बताया गया है कि हम उसके बारे में अब बुक्स में पढ़ सकते हैं। इससे पहले क्या था, हमें वर्बली पता होता था कि मतलब हमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे होता था, बट तमिल लिटरेचर में हमें हिस्ट्री जो है लिखित में यानी रिटन में हमें मिली, जो कि तमिल पोएट्स ने लिखी थी। यानी तमिल ऑथर्स और पोएट्स जो फिलोसोफर और सेजेस थे उन्होंने इसको लिखा था। उनके एक यूनियन थी जिनको एक रॉयल असेंबली भी बोला जाता है, उन्होंने मिलकर इस लिटरेचर को लिखा था। तो बस संगम जो एज था वो यही था। संगम एज के बारे में जितने भी मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। ब्रीफली बताया है, डीपली बताया है, इससे अपार्ट ऑफ इट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो होता है वो सारा यही है कि भाई कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, किसने लिखी थी, कौन किंगडम था, तो उससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम्स में, हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं एक बार तो हम सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने MCQs। तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने MCQs के से। ये शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु वॉज द ऑथर ऑफ जीविका चिंतामणि? जीविका चिंतामणि के लेखक कौन थे? ए पिरुदेवनार, बी सिथलाइस शातनार, सी तिरुटुकर देवा, या डी एनालॉग एडिगल। सो इसके जो सही आंसर है वो है तिरुटुका करदेवा। तिरुटुका करदेवा जो है इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज सीक्वल ऑफ एपिक श्लिपादिकर्मा? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक एक महाकाव्य श्लिपादिकर्मा की अगली कड़ी है? ए जीविका चिंतामणि, बी मनी मेकलाय, सी भारतमैन, या डी कुणाल। सो इसका सही आंसर है बी मनी मेकलाई। मनी मेकलाई जो है वो श्लिपादिकर्मा की अगली कड़ी है, यानी एक वो महाकाव्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हु इज़ द नोन एज अ फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? तमिल साहित्य के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए नरकिरार, बी पुष्यमित्रा, सी अगस्त्यम्याम, या डी अगस्त्य। सो इसका सही आंसर है डी अगस्त्य। अगस्त्य जो है वो फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोलते हैं, और ये फर्स्ट जो है संगम जो सपोज की गई थी, प्रिसाइज डिड थी बाय अगस्त्य के द्वारा जो फर्स्ट संगम था वो प्रिसाइडेड था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड कनगी वर्शिप? निम्नलिखित में से किसने कनगी पूजा शुरू की थी? ए नेदुंजेलियन, बी सनगुतावन, डी उद्यान
जरल या डी करियाल। सो इसका जो सही आंसर है संगुत्तुवन। संगुत्तुवन जो थे वो क्या कहते हैं चोलास के वो थे, क्या कहते हैं, रूलर थे संगुत्तुवन। उन्होंने ही कनगी पूजा की शुरुआत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, विच संगम रूलर स्टार्टेड द शुगर केन कल्टीवेशन। किस जो क्या कहते हैं संगम शासक ने गन्ने की खेती शुरू की थी, किसने शुरू की थी? ए सॉरी जो कनगी जो पूजा जो शुरू की थी वो संगुत्तुवन ने की थी। और संगुत्तुवन जो थे वो चेरा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, यानी चेरा डायनेस्टी के रूलर थे। नॉट चोला के नहीं थे, चेरा डायनेस्टी के जो है रूलर थे संगुत्तुवन। और जो चोला के थे वो चोला के जो के रूलर थे वो करिकाल थे। और जो क्या कहते हैं पांड्यास के थे वो नेंदुर जिलियन थे। ये चलते हैं। विच संगम रूलर स्टेट शुगर कैन कल्टीवेशन। किस संगम शासक ने गन्ने की खेती शुरू की थी? ए नेंदुजिलियन, बी संगुत्तुवन, डी उदयानजल या डी एदिगिमन। एदिगिमन जो हैं उन्होंने गन्ने की खेती शुरू करी थी। तो हमारा आंसर होगा डी एदिगिमन। आइए चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द टैक्स टर्म यूज्ड फॉर फोर्स टैक्स ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान जबरन टैक्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या था? ए तेरेव, बी कर्मामणि, सी पांडु या डी पिलेलाय। सो इसका सही आंसर है ए तेरेव। तेरेव जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। एक चीज़ और है कि जो संगम एज में संगम जो एज थी उसमें जो क्या कहते हैं जो रूलर्स थे, जो चेराज चोलाज एंड पांड्यास थे, उनके जो रूलर्स थे आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर इज। संगम साहित्य की भाषा है क्या थी? ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु या डी कन्नड़। सो इसका सही आंसर है ए तमिल। जो संगम लिटरेचर की जो भाषा थी वो तमिल थी। और जो जिन्होंने संगम लिटरेचर लिखा था, जो पोएट्स थे, कितने पोएट्स थे टोटल, हाउ मेनी पोएट्स जो एंड पोएटेस जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था संगम लिटरेचर में, वो थे 475 पोएट एंड पोएटेस थे जिन्होंने संगम लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया था। और जो संगम लिटरेचर की जो मतलब मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट संगम जो सपोज प्रिसाइज्ड किया था वो अगस्त्य थे। और जो लास्ट संगम प्रिसाइज्ड बाय नक्किरार जो थे नक्किरार जो थे वो लास्ट प्रिसाइज्ड किए थे संगम एज में। ठीक है। और जो फेमस जो ग्रामर बुक थी, जो ग्रामर था, फेमस टू द ग्रामर तोल्कापियम, वो लिखी गई थी तोल्कापियर के द्वारा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफली बताया भी है कि तोल्कापियम के जो ऑथर थे वो तोल्कापियर थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 8th क्वेश्चन। द फर्स्ट संगम सपोज टू बी प्रिसाइज्ड बाय। अब देखिए आगे आंसर इसका। पहले संगम की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? कुंडदिया, तोल्कापियर, अगस्त्य या नक्किरार। सो इसका करेक्ट आंसर है सी अगस्त्य। अगस्त्य जो थे फादर ऑफ कहते हैं तमिल लिटरेचर भी थे, और वो उन्होंने उसकी अध्यक्षता भी की थी। कौन थे? अगस्त्य, पहले अध्यक्षता करने वाले, और तमिल लिटरेचर के फादर के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। तो कौन थे? अगस्त्य। और जो
नक्किरार थे वो थे लास्ट थे। फर्स्ट जो थे अगस्त्या थे और लास्ट जो थे नक्किरार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पुरम इज इन अ संगम लिटरेचर इज़ नोन एज, संगम साहित्य में पुरम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसके ऑप्शंस गलत हैं, टाइप हो गए हैं। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है वॉर पोइट्री, क्योंकि जो अहम इटू टोगाई और पापापट्टू पप्पू जो थे वो डिवाइडेड थे टू पार्ट्स में। एक था अहम में जो था वो लव था, और जो पुरम था, अहम जो था या उसको हम आकम भी बोलते हैं, अहम जो था वो लव था, और जो पुरम है वो वॉर पोइट्री यानी वॉर जो थे उनके बारे में बताया जाता था। तो वॉर में जो मतलब जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो जब वो वॉर में यानी युद्ध में मरते थे तो कहा जाता था कि उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, और उनको मतलब बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझते थे कि वो युद्ध में मरे हैं, क्योंकि उनके युद्ध में मरने के बाद उनका एक स्टोन मेमोरियल बना दिया जाता था, जिसे हम एक नाम भी दिया गया है नाडू क्लम, या नट्टू भी बोला जाता है, नट्टू क्लम। तो ये नाम दिया गया था, जो युद्ध में मरते थे उनको एक नाम से दिया गया था, उनका एक स्टोन मेमोरियल बना दिया जाता था, और उनको ये बोला जाता था कि उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। आइए चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। विच किंगडम द फेमस किंग करिकला बिलोंग टू, प्रसिद्ध राजा करिकला किस राज्य से थे? ए चोलास, बी चेरास, सी पांड्याज या डी नन? तो इसका करेक्ट आंसर है ए चोलास। चोला जो थे, चोलास के जो राजा थे, रूलर थे, वो करिकला थे, और इनकी जो कैपिटल थी उरियार थी, और जो इनका एम्बलम था क्या था? टाइगर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द रॉयल एम्बलम ऑफ चोलास? मैंने आपको बताया चोलास का सही प्रतीक क्या था, सो इसका सही आंसर है ए टाइगर। टाइगर जो था उनका शाही प्रतीक था। चोला का टाइगर था, चेरास का बो था, और क्या कहते हैं पांड्यास का क्या था? चेरास का हाँ चेरास का टाइगर था, चेरास का बो था, और चोलास का टाइगर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ संगम एज? संगम युग के पतन का कारण क्या था? व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ संगम एज? सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ संगम एज? संगम युग के पतन का कारण क्या था? ए मैसिव ब्लड, बी मुगल अटैक, सी ऑक्यूपेशन बाय कार्बरस, या डी नन ऑफ अबव? सो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑक्यूपेशन बाय कार्बरस। कर दिया ना सत्यानाश। सो सही आंसर इसका मैंने बताया था आपको, ऑक्यूपेशन बाय कार्बरस। क्या हुआ था टुवर्ड द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी एडी, जब 300 साल पहले, 300 साल यानी 300 एडी में, 300 सेंचुरी में एडी में द संगम पीरियड स्लोली विटनेस्ड इट्स डिक्लाइन, कि वो दिखने लगा था कि धीरे धीरे उनका पतन होने लगा है। द कार्बरस उसने क्या किया था, उसने पूरे तमिल कंट्री को ऑक्यूपाइड कर लिया था, यानी उसको ओवरथ्रोन कर लिया था फॉर अबाउट 2.5 सेंचुरी। जो 2.5 सेंचुरी में उसने क्या किया था कि तमिल को पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कर लिया था तमिल को, और ये विटनेस था कि जो संगम एज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन। हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला रूलर? सबसे महत्वपूर्ण चोला शासक कौन था? ए अलारा, बी कारिकला, या सी लज्जक्तसेनी, या संगुत्तुवन? तो इसका सही आंसर है बी कारिकला। कारिकला जो थे वो इसके फेमस चोला रूलर्स थे, और क्या कहते हैं इसका मैंने आपको बताया था कि उरियार इनकी कैपिटल थी, बाद में तंजौर हो गई थी, तो पहले जो थी वो उरियार थी।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच संगम रूलर स्टार्टेड शुगर कैन कल्टिवेशन? ए नदी जुलियम, बी संगतुवन, डी उदयाजलर या डी परमेश्वरम। इसका ऑप्शन जो है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था अधिगमन। जो थे वो इसके क्या कहते हैं, खेती करने की संघ शासक के खेती करने की शुरू की थी, जो किसने की थी? अधिगमन ने। आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे। वे वॉज द कैपिटल चेराज लोकेटेड? चेराओ की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए उरियार, बी वंजी, सी पुरियार या डी मदुरई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वंजी। वंजी जो था वो चेराज का कैपिटल था। और चेरा जो है एक साउथ किंगडम था। संगम एज में 3 किंगडम्स थे, रिवाइवल किंगडम्स थे तीनों साउथ के, चेराज, चोलाज एंड पांड्यास। चेराज की जो कैपिटल थी वो वंजी थी, चोलाज की जो उरियर थी और पांड्यास की मदुरई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली एसएससी में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और लोगों में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।